नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क चैप्टर जो कि आरआरबी टेक्नीशियंस और आरपीएफ कांस्टेबल्स और एसएससी और जो हरियाणा पुलिस में जो सीईटी होने वाला है या हरियाणा का जो एसएससी का सीईटी होने वाला है उसके अंदर। तो यहाँ पे जहाँ भी साइंस पूछी जाती है वहाँ पे वर्क टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर एक ना एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी जो ये हम पीडीएफ है मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो आरआरबी के जो भी या आरपीएफ के जो भी प्रीवियस पेपर हो चुके हैं ना वे सारा का सारा कंपाइलेशन है इसके अंदर। ठीक है, इसकी पीडीएफ की अगर आप चाहिए तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क चैप्टर। और मैं गारंटी तो नहीं पर फिर भी एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि किस किस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से आपका कोई भी एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा। कोशिश तो यही रहेगी भाई, आगे आपकी मर्जी, किस आके समझ में आवे देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन माते सबसे ज़्यादा वर्क कब होगा। सबसे ज़्यादा वर्क कब होने का मतलब क्या है कि सब ने पता होगा कि वर्क की होया करे, वर्क होया करे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब वो फोर्स की मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के साथ कर दे, फोर्स के मतलब अगर किसी कह रहे हैं यो है एक बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर अगर मैंने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया और ये बॉडी करी डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस करी तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो ये बूझ रहा है कि जब इसके ऊपर किस किस दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और कितनी बॉडी डिस्प्लेसमेंट करी। तो यहाँ पे सेम हमने थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर हम किसी हथौड़े, ये पहला ऑप्शन दे रखा है एयर वैन ए राइज ए हैमर, हम अगर एक हथौड़ा के ऊपर फोर्स तो लगाओगे, उठा ले वहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट कर ले होंगे राइज करके। फिर एक बुलेट फायर कराएंगे फ्रॉम द गन, जब तो वह बॉडी अब बुलेट है बहुत दूर तक जाओगी और उसके ऊपर फोर्स भी आखिर बहुत ज़्यादा लगा होगा तभी वो इतनी दूर तक मूव कर पाओगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो बॉडी है या वर्क डन है वो ज़्यादा होया होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, ए मूविंग स्टोन, एक पत्थर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, कितनी देर तक मूव करता रहेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा, रुक जाएगा, कम डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा। ये रोटेटिंग व्हील, ये पहिया घूम रहा है। तो यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फोर्स कितना लगा, जितना ज़्यादा फोर्स और जितनी बॉडी डिस्प्लेसमेंट करेगी तो हमारा वर्क डन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारे पास आ गया कि वर्क डन सबसे ज़्यादा कब होगा, जब ये बुलेट जो है वो फायर करी जाओगी बाय द गन, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी और ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उसकी मल्टीप्लाई भी ज़्यादा ही आएगी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, तो वो आपने कमेंट में बताना है कि वैन ए बुलेट फायर्ड बाय ए गन, तो जो वर्क डन होगा बाय द गन। देख दो ऑप्शन, दो वे हमने इस टर्म पर ध्यान देना है, बाय द गन और बाय द बुलेट। तो बाय हमें बताना है कि बाय द गन्स वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। वर्क डन तीन तरीके से हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वो आगे क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, पक्का लेंगे, एक दो क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो लास्ट तक डिस्कस कर देंगे। अगर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक यहाँ पे बताना है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रो 2 मीटर एंड डज ए वर्क ऑफ 20 जूल, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने बताना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है। क्यों है रहे जिस तरीका है कि जो हमारा वर्क डन है कि एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का कहने का मतलब क्या है, यह डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वर्क डन अगर वर्क डन किसी होगी स्केलर क्वांटिटी, दो तरीके की क्वांटिटी होएगा, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की होएगा जो कि वर्क जो उसके ऊपर कोई तो कोई वर्क डन तो होगा। वर्क डन कहने का मतलब क्या है भाई, अगर बॉडी की तरह मैं स्केलर का मतलब क्या है, जो बॉडी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड ना करें, और वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करें। कौन सी डायरेक्शन के ऊपर, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और वह बॉडी उसकी डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करी है कि ये नॉर्थ में गई है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, साउथ में गई है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाया और वो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, मूव कर रही है, तो हमें डायरेक्शन का मतलब नहीं है, तो वो होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी।
आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पे फॉर्मूला है इसका वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी में होगा डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर क्वांटिटी में होगा क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो लगे कर साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कोस थीटा। तो वर्क डन कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब इसके बीच में क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती इसके बीच में आती वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा यानी कि उसके बीच का क्रॉस का साइन हटेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसके बीच पर क्रॉस का साइन हटेगा तो यहाँ पर आता साइन थीटा। अगर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट थी तो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट आएगी। डॉट प्रोडक्ट हटानी होगी तो हमने वहाँ पे एक एंगल निकालने के लिए एक क्वांटिटी आएगी साइन कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो हमने ये कोस थीटा की हेल्प से हम यहाँ पे एंगल निकालेंगे। तो हमसे दे रखा है कि जो फोर्स दे रखा है वो फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन्स, जो डिस्प्लेसमेंट की वो 2 मीटर्स एंड वर्क डन जो हुआ वो हुआ 20 जूल। तो यहाँ पे हमने एंगल निकालना है। तो यहाँ से हमने 20 वर्क डन की वैल्यू पुट की, फोर्स की वैल्यू पुट की और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट की और यहाँ से हमारे एंगल निकल के आ जाएगा। तो 20 से 20 कट जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा तो कोस थीटा आ गया 1/2। कोस की 1/2 वैल्यू किसके ऊपर हो गया 60 डिग्री के ऊपर। तो हमारा दो रहे वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। फिर इसी तरीका से अगला क्वेश्चन है कि एक पोर्टर है। पोर्टर के होया भाई जो कुली होया करे, जो सामान ढोया करे वो होया करे कुली। तो एक पोर्टर है, रेज 20 किलोग्राम 12 किलोग्राम अपने सर के ऊपर धर रहा है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड पुट ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑन हिज हेड। वो क्या कर रहे हैं 12 किलोग्राम का कोई बॉक्स रहे हैं, उसने ठाक है सर के ऊपर धरे है। तो हमने बताना है कैलकुलेट द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। अब ये टर्म याद रखनी है कि वर्क डन बाय द कुली, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके ऊपर क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का इफेक्ट पड़ेगा इनके ऊपर। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई दिक्कत है को नहीं, पर क्वेश्चन बन रहा है कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट कि कितना वर्क डन होगा। तो हमने देखा कि वर्क डन क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे हम बॉडी ने मूव कर रहे हैं तो यो जो वर्क डन mgh का फॉर्मूला कितना था, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है। ये भी तो पढ़ा था कि वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये पर फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट हुई थी। तो हमने क्या पढ़ रखा है फोर्स होया करे मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होया करे मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं ग्रेविटी के इफेक्ट में तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगी अंडर ग्रेविटी। तो वहाँ पे उसके सिंबल आ जाएगा फोर्स क्या होया करे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो भाई मैं इसमें लिख नहीं सकता, नहीं तो हमने लग कर दिखाऊं। तो देखो इसके अंदर मैं अगर सिंपली समझाने की कोशिश कराएं और लिखने का भी प्रोग्राम हो जाएगा। वर्क डन होया करे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूरा देखो इसके अंदर फोर्स होया करे मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मास तो ये हो गया, एक्सेलरेशन किसके अंडर में हो रहा है ग्रेविटी, तो यहाँ पे जी हो गया। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हाइट कुछ हाइट तक बढ़ रही है। तो वर्क डन होया करे फोर्स होया करे हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई सही लिखा जाएगा इस तक माउस थे। तो मास तो ये आ गया, एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी के अंडर में और डिस्प्लेसमेंट मतलब किसकी हो रही है कुछ हाइट तक, तो वहाँ पे होगी हाइट। तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन मास कितना केजी ऊपर बॉक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 12 किलोग्राम का था। सरफेस तो कितनी हाइट के ऊपर ले गए 1.5 मीटर के ऊपर और ग्रेविटी की वैल्यू है अगर जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 10 × 1.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 180। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में देख लेंगे, वो तो आगे भी घने क्वेश्चन आएंगे। इफ़ एन एयरप्लेन ट्रेवल्ड 4000 मीटर डिस्टेंस एंड वर्क डन इज 20,000 जूल। वर्क बॉडी ने ट्रेवल कितना किया भाई, वर्क डन क्या हो रहा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो कर दी कितनी 40,000 ना 4,000 मीटर और वर्क डन कितना हो गया 20,000 जूल। तो हमने बतानी है कि कितना फोर्स लगा। तो वर्क डन सब ना मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्क डन पता है 4,000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 न्यूटन फोर्स। अब क्वेश्चन आ गया थ्योरी का। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबाउ द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इज। ये बताना है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी क्यों है जो कुछ बॉडी ने मतलब कुछ हाइट तक ले जाने में या हाइट तक कुछ नीचे ले जाने जो कि हाइट के ऊपर डिपेंड करे वो है पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये भी कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है और बॉडी क्या कर रही है ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट ऑफ अपोजिट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन नहीं करना बस। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबाउ द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इज। वर्क डन क्या होया अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट कीप इट एट ए सेंटर प्लेसिंग एट ऑन द ग्राउंड ऑफ अगेंस्ट ग्रेविटी। तो यो बी ऑप्शन तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया, कीप एट द सेंटर कोई मतलब ही नहीं बनता। बी अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगे रहे लेकिन हमने तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। प्लेसिंग इट ग्राउंड ऑन द अगेंस्ट ग्रेविटी, कुछ ग्राउंड के ऊपर तक ठाक है ग्राउंड के ऊपर रख दी अगेंस्ट मतलब ग्रेविटी के मतलब कोई दीवार पर रख दिया, इसका भी कोई इफेक्ट को नहीं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं लिफ्टिंग कर रहे हैं इट फ्रॉम ग्राउंड टू ए पॉइंट अपोजिट टू ग्रेविटी, तो ये क्या होगी जो कि हाइट पर या तो हाइट पर लेकर जा रहे हैं कुछ हाइट के ऊपर, तो हमारे पास क्या हो गया वर्क डन हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा। जो कि पोटेंशियल एनर्जी समझ में आनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों है। पोटेंशियल एनर्जी वो है जब किसी भी बॉडी ना हम किसी हाइट के ऊपर लेकर जाओ या किसी हाइट पर तय कोई बॉडी ने नीचे डाला तो वह ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगा, वो जो एनर्जी आओगी वो निकल होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगला है द वर्क डन टू इंक्रीज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड बाई ए कार ऑफ 80 किलोग्राम। ये वह काम हो गया अगर बॉडी का क्या हो रही है वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये का एनर्जी होगा दो तरीके की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाइट के ऊपर डिपेंड करे, काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी की वजह से हुआ है। जो एनर्जी वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस हुई वो होगी काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी हाइट की वजह से आई वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने बताना है वर्क डन इज ऑल्सो एनर्जी। जब वर्क डन भी एक वर्क डन की भी यूनिट जूल और एनर्जी की यूनिट भी जूल। तो वर्क डन हमने स्पीड इंक्रीज करी 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड बाई ए कार ऑफ 80 किलोग्राम। तो सबने भी रहा होगी काइनेटिक एनर्जी हो यार हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम कितना हो गया 800 और वेलोसिटी चेंज हुई 10 है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 से 10 कर ले। ये होगी V2 होगी फाइनल और V2 होगी फाइनल एंड V1 होगी इनिशियल। तो फाइनल कितनी होगी फाइनल माइनस इनिशियल 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर कर लोगे, इसने 16 करोगे 30 आ जाएगा। फिर आ जाए एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30 मीटर व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बताइए ना कि कुछ हाइट के ऊपर ले जाओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी आओगी और कुछ हाइट पर डालोगे वो भी पोटेंशियल एनर्जी आओगी तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन बताना हमने बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा। तो यहाँ पे mgh वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे हम लगाओगे जितनी भी हाइट दिख जा वहाँ पे mgh और बॉडी अगर मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी वहीं पर एनर्जी आएगी तो वर्क डन भी होगा। तो यहाँ पे मास कितना है 1 किलोग्राम, ग्रेविटी होगी 10 मीटर क्योंकि 9.8 होती है ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट होगी 30 मीटर तय डाला है। तो मास कितना 1 kg, ग्रेविटी 10, हाइट 30। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन 30 जूल। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ए पर्सन पिक अप 20 kg ऑफ गुड्स एट 2 मीटर अबाउ द ग्राउंड एंड कीप इट ऑन द हेड वट डन। ये थोड़ा बतानी देखो ये मैं लिखो दो। ये ए पर्सन ने क्या करा ये पिक करा 20 किलोग्राम का बॉक्स एट 2 मीटर अबाउ द ग्राउंड तो हाइट पे लेगा मतलब कि हाइट पे मूवमेंट हो रही है, बॉडी कुछ ना कुछ हाइट गेन कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी आओगी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट आ रही है। इट ऑन द हेड के ऊपर वर्क डन बताना है तो वर्क डन टेक देंगे 20 एम कितना 20 kg, हाइट कितनी 2 मीटर, ग्रेविटी हमने मेरा है 9.8 होगा वैसे तो 10 लेके चलते हैं, वैसे दे रखी तो 10 मानेंगे। तो यह होगी 20 × 10 200 × 2 400 जूल होगी। ये आ गया नेक्स्ट। ए ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम रेज्ड 10 मीटर, रेज आ गया
ग्रेविटी लगानी है। रेज 10 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ एंड देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल वर्क डन बताना है। तो वर्क डन तो हमारा किसके अंडर में हो रहा है, हाइट के अंडर में हो रहा है। तो वर्क डन जितनी भी आओगी तो पोटेंशियल एनर्जी आओगी तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे देखो ग्रेविटी की डिफाइन कर दी 9.8 मीटर चाहिए। तो यहाँ पे हमारी लगाएंगे फॉर्मूला m 1 kg, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट रेज फ्रॉम सरफेस अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ने नीचे खींचा करे, बॉडी क्या कर रही है, नीचा तो ऊपर जा रही है, नीचा तो ऊपर जा रही है। तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द कार्य होया, बॉडी ग्रेविटी खींचे नीचे, बॉडी चल रहा है ऊपर, तय भाई वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, बताइए ना सब बताएं। तो 9.8 नेगेटिव माना चाहिए था। एज वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.9, यहाँ पे हमने वर्क डन निकालना है, वर्क डन तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। 1.9 1 इंटू 9, मास कितना है 1 kg, ग्रेविटी 9.8 दे रखी है, हाइट कितनी ऊपर लेगा था 10 मीटर, कितने आ जाएगी 98 जूल। 98 जूल ये भी यहाँ पे देख, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में किस बड़े अड़ जा रखे हैं 98 जूल माइनस 9.8 जूल, माइनस का 98 जूल 9.8 जूल। तो हमने के ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्यों, वर्क डन। इसके ऊपर ध्यान रखनी, ग्रेविटी खींचेगी नीचे और बॉडी किस साइड लेके जा रही है, हम ऊपर सर पे दे रहा है। तो इसकी नेगेटिव तय बॉडी की फोर्स लाकर नीचे है और बॉडी मूव कर रही है किस साइड, ऊपर की साइड। तो अगेंस्ट द बॉडी फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव का भी एक एग्जांपल मिल गया ना, कि नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स लग गया एक डायरेक्शन में और बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो वहाँ पे नेगेटिव फोर्स हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अब है रेज वाला है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड पाओगा, इसने सोल्व कर लियो, सारे के सारे नहीं करवाया करें। ये भी बॉडी इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। When an object move 1 मीटर डिस्टेंस by 1 न्यूटन फोर्स on the direction of force, then work done will be। जब 1 न्यूटन फोर्स लगाया और बॉडी 1 मीटर चली, तो ये होगा 1 जूल की डेफिनेशंस। जब 1 न्यूटन फोर्स लगाया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना 1 न्यूटन और बॉडी 1 मीटर चली, 1 न्यूटन फोर्स लगाया 1 मीटर चली, तो वर्क डन कितना होगा 1 जूल। बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स भी उसी में जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी जा रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा, तो जब फोर्स भी इसी साइड में डायरेक्शन में, तो ये पैरेलल होगा जिसका बीच में मतलब कोई एंगल है नहीं। फोर्स अगर ये नहीं होता, फोर्स इसमें लगता, बॉडी नो मूव करती, तो जिस तरीका तो वही नहीं अगर घास काटने वाली मशीन फोर्स लगा हुआ नीचा ने और बॉडी मूव करे हाँ गाने, तो उस डायरेक्शन में उस जगह पर अलग एंगल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स भी मूव लगा है इसी साइड में और बॉडी भी इसी साइड में मूव कर लग रही है। देखो पूरा फोर्स लगा रहे हो भाई यार, इसे ना हाथ पे मरना, ध्यान दियो ना, मुक्का मारो कान पे। 1 जूल है, तो यह 1 जूल की डेफिनेशन हो जाएगा। तो मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म होल्डिंग 10 सरफेस, सब ने बेरा है, सर का ऊपर धर लिया 90 फोर्स किस साइड ला रहा है ऊपर, और बॉडी क्या है रेस्ट में, नो भी कर सका टन फोर्स कर रही है कि यहाँ पे बॉडी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तुमने पढ़ा हो ना कि कई बार कुली ने सर के ऊपर वजन धर दिया तो वर्क डन इज 0, तो वो नुए होया करे कि तासला धर के गोबर का, अरे वर्क तो एक ताई ने तसला धर के गोबर का सर पे और खड़ी रही बड़े बतलाती रही, हमने क्या लेना, चुगली करके 1 घंटा बाद हमने क्या लेना। फिर वह बात आ जाए डिस्प्लेसमेंट करी कौन है कि मैं, तो डिस्प्लेसमेंट मूव ना करी तो डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी 0, तो 0 तो वर्क डन भी 0, क्या बोलते हो, तो वर्क डन होगा रहा उस केस में 0 हो जाएगा। यो क्या है काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है काइनेटिक एनर्जी वाला कर लियो सम करवाऊँ। एक 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है मूविंग हॉरिजेंटली विद ए स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, तो चल रहा है, द इंक्रीज द स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, द अमाउंट ऑफ नेट वर्क डन रिक्वायर्ड डन बाय द ऑब्जेक्ट। कत्ती पढ़ा था कि हाफ mv², हाफ
एम या भाई एम और इनिशियल इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल वाफ इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर इसमें सोल्व करोगे तो मास कितना 4 kg, V2 10 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर करोगे और 4 तो मल्टीप्लाई करो, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 75 आ जाएगा, 75 चौके की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 चौके हो जाएगा हमारे पास 300, 4 5 20 4 7 28 तो 30, 300 और उसने हाफ एम वी स्क्वायर था तो 2 तो डिवाइड कर देंगे तो 150 जूल आ जाएगा। अब हम कोशिश कराएंगे कि ये हो गया हमारे वेलोसिटी से रिलेटेड एमजीएच के घने फॉर्मूले तब करवा दिया कि जितनी भी हाइट आ गई, अगर कोई बॉडी ऊपर तक गिरी जा है तो वहाँ पे भी हाइट उसकी ले गए और जी के अंडर में ग्रेविटी। अब नु देखो कि ऊपर तक बॉल गिरी जाओगी, ऊपर तक बॉल गिरी जाएगी, नीचे ग्रेविटी खींचेगी तो ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो उससे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उससे डायरेक्शन में बॉडी मूव कर ला रही है, देखो ऊपर तक गिरी तो उसमें क्या होगा, वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ जा। वो एक केस लागा मैंने जो भी कि एक बॉल वेटिंग 0.1 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड, यानी कि एक 0.1 किलोग्राम की बॉल है वह ड्रॉप कर दी फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि यहाँ पहले रेस्ट में थी और ईब की कर दी वह नीचे छोड़ दी, तो यानी कि उसकी कुछ हाइट के ऊपर थी, तो हाइट पे थी तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी थी उसके अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा ही वर्क डन होगा। व्हेन इट फॉल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, वह 2 मीटर डिस्टेंस कवर करके आई, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कितना वर्क डन होगा। तो ये भी अगर क्वेश्चन पढ़ रखा होगा ढंग तक, पॉजिटिव और नेगेटिव का ज्ञान होगा तो यहाँ पर ऑप्शन में मार नहीं खाओगे। मास कितना है 0.1 किलोग्राम, टोटल हाइट कितनी है 2 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मान कर चलनी है इसका अंदर, क्योंकि 9.8 के इर्द गिर्द ऑप्शन है, ध्यान देखो 10 ना ले सकते। वट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल 2 मीटर हाइट, 2 मीटर हाइट के ऊपर, तो यानी कि हाइट के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो 0.1 9.2 इंटू 2 तो 1.96 जूल। अगर यो बॉडी यो एक काम अगर नीचा तो ठाक ऊपर 2 मीटर चलाते तो वहाँ पे 1.96 नेगेटिव में आ जाता। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। When the force exerted on an object, then work done will be zero if it has displacement zero। सिंपल बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर यूँ कहे कि वर्क डन विल बी जीरो, अगर वर्क डन कद जीरो होगा जब कोई भी के तो फोर्स जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, इनमें एक भी क्वांटिटी जीरो होती है, वर्क डन भी जीरो। तो यहाँ पे हमारा फोर्स तो दे रखा था एफ और डिस्प्लेसमेंट बतानी थी कि जीरो, कि वह जीरो वर्क डन आया है। द बॉय रेज ए बॉक्स विद हाइट, यहाँ पर एम जी एच वाला लगाना है फॉर्मूला। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, बताओ कोई भी कार्य करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, एनर्जी, कि उस कार्य ने करने में कि आपकी क्षमता कितनी है तो वो होया करे एनर्जी। इसकी भी ऐसा यूनिट कितनी होया करे, जूल। इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव, अगर वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इज एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज कर देगा, इट्स वैल्यू विल बी जीरो, इसकी वैल्यू एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इट विल स्टे वहीं पर रहेगा, इंक्रीज इज एनर्जी। ये भी क्या कह रहे हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव, अगर वैल्यू वर्क की क्या है पॉजिटिव है, यानी कि जिस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन बॉडी मूव करिए, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या करेगा, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बॉडी, जैसे जैसे वर्क डन बॉडी मूव करती रहेगी, वर्क इज पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी, उतना फोर्स लगता रहेगा उतना ही बॉडी मूव करती रहेगी, तो क्या होगी, इस इंक्रीज इज एनर्जी। इफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव इन छोड़ देता हूँ क्योंकि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव जो कि डायरेक्शन ऑफ, देख यहाँ पर मेरा ध्यान नहीं आ रहा भाई, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बताऊँगे बाद में। कंजर्वेटिव फोर्स भी है यार जो वर्क डन के ऊपर डिपेंड करें, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ कंजर्वेटिव जो फोर्स के ऊपर डिपेंड करें और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स के ऊपर डिपेंड ना करें, ऐसा कुछ होया करें। देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज नो वर्क डन,
इन माता कौन सा ने वर्क डन नहीं कराया। कपिल स्टैंडिंग विद ए वेट ऑफ 10 kg ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर के ऊपर 10 kg ले खड़ा रहा, बस हाल लिया को ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो, पहला ऑप्शन होगा। वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव वैन, जब बॉडी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा और उसी डायरेक्शन बॉडी मूव करे तो पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क जब डायरेक्शन वो है ग्रेविटी वाला, ऊपर नीचा तो बॉडी ऊपर उठाई, यानी कि फोर्स लग गया ऊपर ने ना, फोर्स लग गया ग्रेविटी की साइड में खींचेगी नीचा ने, और फोर्स लग गया बॉडी में डिस्प्लेस करी ऊपर ने, तो वो क्या हो गया नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन लेके तसला खड़े रहे वर्क डन जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी सेड हैव वर्क डन, कौन सी इनमें क्या होगा कि वर्क डन हुआ है। हार्स इज रीडिंग द बुक्स, पर डला रहा है। पिंकी इज वॉकिंग ऑन ए फ्लैट रोड विद ए बुक ऑन हर हेड, बुक रखी चलती रही, पूरा एंगल बन गया, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, फोर्स लग रहा है ऊपर ने, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है आगे, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू जीरो, वर्क डन जीरो होना तो चाहिए यो। श्रुति सीटिंग ऑन हिज चेयर, सीटिंग है डिस्प्लेस नहीं करी जीरो। खुशी इज पुशिंग द वॉल ऑफ द हाउस बट फेल टू डू इट, बॉडी फोर्स लगा रही है डिस्प्लेस कर नहीं पा रही, लेकिन तो वर्क डन कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो यहाँ पे वर्क डन तो हुआ है नहीं कोई से भी केस में, लेकिन यहाँ पे हम मानेंगे वर्क डन, ये कोई ऑप्शन तो बचा को नहीं, क्योंकि यो भी पिंकी वाला भी, पिंकी तो करके चिंकी हमारी, पिंकी करके नाश, क्योंकि यहाँ पे भी तो वर्क नो वर्क डन हुआ है ना, फ्लैट वर्क है, बॉडी डिस्प्लेस फोर्स लग रहा है ऊपर ने, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है आगा ने, तो वॉकिंग कर रही है। यहाँ पे स्टैंडिंग वाला होता तो भी मतलब जीरो जाता, तो यहाँ पे कोई बन ना रहा, हाथ में लेकर चलती तो बात बन जाती, तो लेकिन ऑप्शन मानेंगे बी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन, इन मत बताना कौन सा वर्क नहीं हुआ। तो ए वाइंड मिल रेजिंग द वाटर फ्रॉम द वेल, पानी कुआं माता खींच रही है। ए डंकी पुट ए वेट ऑन हिज बैक, डंकी महाराज जी बैग के, डंकी मतलब गद्दा लाइक यू, एंड मूव कर ला रहा है। सुमन इज स्विमिंग इन पूल, ए इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन, एक इंजन पुल कर रहा है ट्रेन ने, तो यहाँ पे क्या होगा वर्क डन, वाई केस बन जाएगा, गधा नु बन गया टक, तो गधा ने अपना ऊपर वेट धरा, मूव करा आगा ने, फोर्स लगाया, बॉडी के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर ने, तो बॉडी फोर्स लग रहा है ऊपर में, बॉडी मूव कर रही है आगा ने, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री कोस 90 की वैल्यू जीरो। एफिशिएंसी ऑफ वर्क इज नोन एज एनर्जी, एफिशिएंसी वही बात है, इसकी यूनिट क्या है जूल। क्या हो गया भाई तुम, ये सारा मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगानी है। यहाँ आता है वर्क प्रेजेंट इफ देयर इज ए फोर्स, अगर वहाँ पे फोर्स है तो वर्क डन होगा, कह सकते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजेंटल टू द अप्लाइड फोर्स देन वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर क्या है डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटली अप्लाइड किया फोर्स और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करी तो वर्क डन की हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन डज नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कहाँ करता है आराम करो। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर दो पे दी और उनके बीच में एंगल कोस थीटा, एफ डॉट डी डॉट कोस थीटा, इनके ऊपर ही तो डिपेंड करता है। तो तीन चीज़ें रखी है बस, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे एंड कोस थीटा पे। बताइए बना सब था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन बाय द बॉडी डज नॉट डिपेंड, ये फिर वो एक क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है, दे ले कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन, 18 में, 15 की शिफ्ट में, 12 की शिफ्ट में, 13 की शिफ्ट में, 2 की शिफ्ट में, 8 की शिफ्ट में, हर एक जगह पूछे जा रहा है, इसी से पर्सन पूछे जाए, अरे न गलत करते हैं फिर आप। ये भाई MGH वाले हैं, मैं बार बार तो ना करवाऊँ ना, सही ना। वर्क डन एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सबने भी रहा है, यहाँ पे कोई छाटने वाला पर्सन है नहीं, अब सब में वर्क डन का वो ये नू देख लो कि इस
इंटररिलेटेड ही पर्सन बना है। टू से दैट वर्क हैज़ बीन डन, टू कंडीशन मस्ट बी कम्प्लीटेड। क्या होना चाहिए, बॉडी के ऊपर फोर्स लगना चाहिए और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन दैट कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वहाँ पे कंडीशन के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट के में। ऑब्जेक्ट देयर शुड बी नो एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का ना तो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ना इमिशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, जब इसको क्या होगा, वर्क इज हैज बीन डन। तो ये कंडीशन तो होनी ही होनी चाहिए भाई। द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो if a stationary force applied on an object, the object move in the direction of force, it expressed as the result of the force and displace, it is called। क्या है कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, द ऑब्जेक्ट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इब क्या है, एक स्टेशनरी फोर्स अप्लाइड, मतलब एक साधारण फोर्स लगाया गया किसके ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। दो ऑब्जेक्ट की करें मूव करें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज एक्सप्रेस्ड एज रिजल्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क इज डन। वर्क इज डन ऑन ए बॉडी ओनली व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट, इट एक्सपीरियंस एनर्जी गेन थ्रू ए मैकेनिकल इफेक्ट। मतलब ये है कि वर्क इज डन ऑन ए बॉडी ओनली व्हेन इट एक्सपीरियंस एनर्जी गेन थ्रू ए मैकेनिकल इफेक्ट। मतलब मैकेनिकल इफेक्ट मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हुई। वर्क इज डन ऑन ए बॉडी ओनली व्हेन इट एक्सपीरियंस एनर्जी, एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, एक फोर्स की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। मैंने की टाटो टेटो टेटो। The ability of an object to do the work, energy contained in an object is depend on mass and volume पे करती नहीं, motion of object on the certain direction, state and condition of object। The ability of an object, वह ability क्या है किसी भी object की, किस condition है वह, to do the work, energy contained in an object it depend on, किस कंडीशन में। इब वो ऐसी कंडीशन हो कि वो तो डिस्प्लेस ही नहीं कर सकती, दीवार दीवार के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं करवा सकते ना। तो उस वो किस स्टेट के अंदर है, किस कंडीशन के अंदर है, वो डिपेंड करेगी उस किसी भी वर्क एनर्जी ने कन्वर्ट करने खातर, कि उसके अंदर वो एनर्जी कंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर हमने फोर्स दिया किसी एनर्जी के फॉर्म में दिया लेकिन बॉडी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करी, तो वह उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये MGH के ऊपर हैं सारे फॉर्मूले, इसके ऊपर हम कर चुके हैं। द वर्क डन इज जीरो वैन जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क। कौन सी इनमें से करेक्टरिस्टिक नहीं है। वर्क हैज ए डायरेक्शन, क्या वर्क की कोई डायरेक्शन होती है, मतलब वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है मतलब वो फोर्स की डायरेक्शन है भैया, फोर्स की डायरेक्शन मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया और बॉडी किस डायरेक्शन में गई है। तो अगर वहाँ पे कंडीशन बनती है तो वो बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क। यहाँ पे कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वर्क हैज ए डायरेक्शन, कि वर्क की कोई डायरेक्शन है, बताओ। वर्क है, ये बोल रहा है कि वर्क की डायरेक्शन है, क्या वर्क की डायरेक्शन है कि मैंने काम बुक पर मैंने 5 किलोमीटर नॉर्थ में चला, मैं 2 किलोमीटर फोर्स लगाया नॉर्थ में और मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ में चला, ऐसा कुछ नॉर्थ का एक साउथ का, वो तो मूव करेगी भाई, फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगी अगर उसकी सिचुएशन में हुई। तो ये तो नहीं कि नॉर्थ और साउथ में जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये कंडीशन होगी हमारी गलत। यहाँ से हो गया हमारा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, किस रेट से कार्य हो रहा है वो होता है एनर्जी।
यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर द वर्क डन बाय द फोर्स इज कंसिडर टू बी नेगेटिव। कद नेगेटिव होगा? इट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वाला केस बन गया। ये वाला केस में क्या होगा? वर्क डन 0। इट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट डायरेक्शन के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। ये बातें बता चुका कि अगर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मूव करी तो पॉजिटिव, परपेंडिकुलर करी तो 0, अपोजिट करी तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा